एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि माइक का मेजर इशू था। आप सभी लोगों का कमेंट मैं देख पा रहा था कि ऑडियो क्वालिटी में ज़बरदस्त शिकायत थी और वास्तव में माइक ख़राब थी, तो ये काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। माइक का प्रॉब्लम जो भी था वो सॉल्व कर लिया गया है। आज से फिर हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे और जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे उसी तरह से क्लास फिर अब आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए आज से फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम शुरू किए थे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच डेल्केन, और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच डेल्केन में 2-3 एग्जाम्पल मात्र किया गया था। उस 2-3 एग्जाम्पल को आप पीछे वाले क्लास में देख लीजिए। हाँ, एक बात और आप ध्यान में रखिए कि यदि आप ये क्लास समझना चाहते हैं या फिर आगे का जो फर्दर क्लास है आप उसको बढ़िया से समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पीछे वाले सारे लेक्चर्स को आप देखिए। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक हुआ है, फिर 11, 12, 13 एक कड़ी में चलता चला जाएगा, और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से लगातार देखिएगा, चाहे टॉपिक जो भी हो। आप इस तरह से देखोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। आप बीच बीच से मत देखिए, बीच बीच से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कि यदि हमको ऐसा कंपाउंड है, अब ये 3 सब्स्टिट्यूएंट वाला कंपाउंड है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना कार्बन का। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कहां से हम उसको निकालें, इसको तो देखकर पता किया जाता है। तो यदि हम यहां से लेकर यहां तक का चेन लें तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम यहां से नीचे आ जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7। मतलब आप सीधा भी जा सकते हैं और आप इस तरह से नीचे भी आ सकते हैं। दोनों स्थिति में आपको टोटल 7 कार्बन ही मिलेंगे पेरेंट चेन के रूप में। तो मान लीजिए कि हम पेरेंट चेन इसको मान लिए। अब यदि पेरेंट चेन हम इसको मान लिए तो यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। पिछले क्लास में सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको लिखने के लिए बताया गया था। ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे इथाइल। 2 के लिए अल्क को हम लोग इथ कहते हैं। ग्रीक में इथ का मतलब 2 होता है। एक कार्बन के लिए मिथ कहते हैं, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका सफिक्स वाइल होगा तो मिथाइल, और इसको भी क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया। अब क्या करना होता है? इसका नंबरिंग करना होता है, और नंबरिंग हमेशा उस साइड से करना होता है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम से कम हो। इधर से यदि करेंगे तो 1 2 दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसी स्थिति में नंबरिंग उस साइड से हम पहले करेंगे जिधर हमको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो पहले मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में यहां से नंबरिंग होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कार्बन पेरेंट चेन में है। यहां पर एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, तो इसका नाम डाइमिथाइल के रूप में लिखाएगा विथ पोजीशन। और ये इथाइल है जिसका पोजीशन 5वां है। भले इसका पोजीशन 5वां हो लेकिन अल्फाबेटिकल सुपीरियर इथाइल है। इसका पोजीशन बाद में है, फिर भी नाम लिखने में सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो पहले लिखाता ही है। अल्फाबेटिकल सुपीरियर जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसका नाम सबसे पहले लिखाता है विथ पोजीशन। तो इथाइल पहले लिखाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल विथ पोजीशन। तो क्या पोजीशन है पेरेंट चेन में? 5। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5 इथाइल। फिर हाइफन देंगे क्योंकि अगला कुछ लेटर आने वाला है यहां। और देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। 2 बार मिथाइल आया तो डाइमिथाइल हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके लिए पोजीशन देना जरूरी है। दूसरा पर और तीसरा पर 2 बार, तो हम इसको लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के साथ साथ लिखा जा चुका है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमने ध्यान में रखा है। अब पेरेंट चेन का जो नाम होता है उसी को बेस नेम कहते हैं। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? टोटल 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। और 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे हेप्ट, और अंत में ए नहीं, चूंकि सिंगल बॉन्ड का केस है, एल्केन का केस है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल। 7 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हेप्टेन। इस तरह से हम इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए, फिर इसका अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे।
यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के टाइम को आप इंडिकेट कर दीजिए कि सर उस पॉइंट पर हमको दिक्कत है, तो हम उसको सॉल्व कर दिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट बॉक्स में ही हो सका तो वहीं कर दिया करेंगे। तो आप एक बार हिंट कर देना तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगला कंपाउंड कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का कंपाउंड है, तो पेरेंट चेन कौन होगा? पेरेंट चेन के लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन फिर से लेना पड़ेगा कार्बन का। तो आप ये भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, जो आपको सिखाया जा चुका है ऑलरेडी। यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है। 2 बार आया है इथाइल तो हम इसको डाइथाइल कहेंगे, 1 बार आया है मिथाइल तो हम इसको मिथाइल कहेंगे। लेकिन उससे पहले इसका नंबरिंग करना पड़ेगा उस साइड से जिधर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। इधर पहला, दूसरा, पहला के बाद दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है तो निश्चित रूप से नंबरिंग उस साइड से होगा, क्योंकि इधर 1 2 के बाद तीसरा पर हमको मिलता है 3। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे स्थिति में हम इसका पोजीशन, इस मिथाइल का पोजीशन 2 लेंगे, इस इथाइल का पोजीशन 3 लेंगे, इस इथाइल का पोजीशन 5 लेंगे। तो चूंकि इथाइल 2 बार आया है तो इसको हम डाइथाइल कहेंगे, तो हम लिखते हैं डाइथाइल। एक बात ध्यान में रखेंगे, इस डी को हम लोग अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये डाई या ट्राई या टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट के अपीयरेंस को दिखाता है, वो कितनी बार आया है उस चीज को दिखा रहा है। तो हम इथाइल का ई और मिथाइल का एम अल्फाबेटिकल में देखेंगे कि कौन सुपीरियर है, उसको पहले लिखना है। तो डाइथाइल लिखे हैं तो इसका पोजीशन क्या है? तीसरा पर और 5वां पर, तो हम लिखेंगे 3 5 डाइथाइल। मिथाइल बस 1 बार आया है दूसरा पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। अब 7 कार्बन का चेन है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हेप्टेन। इस तरह से ये कंपाउंड भी खत्म हो गया। ये अगला एग्जाम्पल था। इस तरह से हम लगातार डिफरेंट एग्जाम्पल कराते जा रहे हैं। आप बस एग्जाम्पल को करते जाइए, समझते जाइए और फिर दोबारा अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा प्रयास आप करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छा से इसको समझोगे आप और उतना ही फ्रैंक हो जाएंगे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में। ये आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और हर एग्जाम्पल में आपको नई नई बातें सीखने के लिए मिलेगी। इसका हम सारा रूल आपको नहीं लिखा रहे, इसलिए नहीं लिखा रहे, देखिए झूठ मूठ का कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। ये रूल्स जितने भी आईयूपीएससी के अंतर्गत आते हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, ये सारे रूल्स आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लोगे। और यदि समझ लिए ना तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि कौन रूल कहां अप्लाई होगा। इसको लिख के आप याद नहीं कर सकते हैं, बस आपको समझना है, इसीलिए समझिए। और यदि लिखा हुआ लेना चाहते हैं तो फिर उसको हम पीडीएफ फाइल में दे देंगे या फिर क्लास के नोटबुक से चेक कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए आप एग्जाम्पल को देखिए और एग्जाम्पल कीजिए, आपको टोटल बात समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ विशेष बात हम आपको बता रहे हैं यहां, जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ विशेष बात इस एग्जाम्पल में है, एक नया रूल इस एग्जाम्पल में है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जनरली लोग फंस जाते हैं। अब क्या विशेष है आप इसको देखिए। नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, वो तो सीधी सी बात है। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होता है। अब आप चेन लेके देखिए कि आप किधर किधर जा सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। थोड़ा गौर से देखना आप इसको। यहां से यहां तक यदि हम पेरेंट चेन ले लिए तो हमको टोटल कितना कार्बन मिलता है पेरेंट चेन में? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हम ये पेरेंट चेन लेते हैं तो 7 कार्बन मिला पेरेंट चेन में। अब क्या कीजिए आप कि उधर से पेरेंट चेन लेते हुए आइए और इधर ना जाकर आप इधर आ जाइए नीचे। नीचे आने के बाद आप चाहें तो इधर से इधर भी जा सकते हैं और सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हैं। अब इधर कार्बन का चेन का इस पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है आप इसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। उधर से भी 7, इधर से भी 7। तो अब इधर से भी 7 मिला, इधर से भी 7 मिला। इस
तौर पर यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ कार्बन का जो संख्या है वह दोनों तरफ बराबर है और हम कहीं से भी पेरेंट चेन ले सकते हैं। नहीं, ऐसी गलती इस कंपाउंड में नहीं करेंगे। इसमें क्या विशेष बात है, अब आप इसको समझिए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। पेरेंट चेन सिर्फ और सिर्फ यही सही है। यदि आप इधर पेरेंट चेन लेंगे तो यह गलत हो जाएगा इस बार। और कैसे गलत हो जाएगा इसको आप समझिए ऐसे। देखिए, यदि हम इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। आप टोटल सब्स्टिट्यूएंट गिनिए कितना होगा। एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, तीन सब्स्टिट्यूएंट, चार सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा करने पर हमको 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। अब यदि आप सीधा सीधा चलते तब क्या होता है इसको देखिए। यदि आप यहां से लेकर यहां तक पेरेंट चेन लेते तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये होता ही, एक सब्स्टिट्यूएंट ये होता ही, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये 3 कार्बन का एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो जाता। कैसे होता आप इसको देख ही लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, बातें ढंग से समझ में आएंगी। मान लीजिए आप कि ये पेरेंट चेन लिया गया। अब आप देख सकते हैं कि पिछला केस में 4 सब्स्टिट्यूएंट हुआ था, इस केस में देखिए कितना सब्स्टिट्यूएंट है। सो देखिए आप, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में केवल और केवल 3 सब्स्टिट्यूएंट हो पाता है। जबकि यदि हम उस केस की तरह से काम करते, यानी इधर से आकर यहां तक हम पेरेंट चेन लेते, तो हमारे पेरेंट चेन में 7 कार्बन होता और सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 4 होती। अभी पेरेंट चेन में तो कार्बन की संख्या 7 ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट मात्र 3 है। तो आईयूपीएसी का यह रूल है कि यदि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन समान हो जाए, सेम हो जाए, तो उस पेरेंट चेन को आपको कंसीडर करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा होती है। यानी इस स्थिति में हमको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और यदि हम इस पहले की तरह से लेते, इस तरह से यदि लेते, तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या हमको 4 मिलती। और इसीलिए यह वाला जो पेरेंट चेन है यह सही है और ये जो था ये गलत था, तो इसको हमने मिटा दिया। अब आप देख सकते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक सब्स्टिट्यूएंट ये। अब देखो आप 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या करना है, अब इसका नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करना है जिस साइड से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए। तो आप देखिए कि कैसे इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे। देखिए, नंबरिंग में भी थोड़ा यहां पर परेशानी होगा, आप उसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए कि कहां से नंबरिंग हो, क्योंकि थोड़ा अटपटा टाइप का एग्जाम्पल है। एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं, और दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद ये चेक करने का प्रयास करते हैं कि सभी चारों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है। जैसे यदि मान लीजिए हम इधर से करते हैं, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इधर से नंबरिंग किए तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आया सबसे पहले दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, फिर तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, फिर 5वां पर सब्स्टिट्यूएंट और फिर 6ठा पर सब्स्टिट्यूएंट। यानी जब हम राइट टू लेफ्ट किए हैं तो पोजीशन ये है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, मतलब इसको मिटाते हैं, और अब हम ऐसे करेंगे नीचे से, इधर से इधर। तो ऐसा करने पर क्या होता है, अब आप इसको गौर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए, दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, चौथा पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 5वां पर सब्स्टिट्यूएंट और 6ठा पर सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए फेरा यहां क्या है कि जब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तब सभी चारों सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन आता है, एग्जैक्ट वही पोजीशन जब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो आता है। मतलब इधर से करने पर और उधर से करने पर, दोनों तरफ से करने पर यह पता ही नहीं चल पाता है कि किस तरफ सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नजदीक किसी तरफ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दोनों तरफ से बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहां पर एक रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पढ़ना होता है हम लोग को, RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ये होता है इसका फुल फॉर्म।
रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है कि हमको फर्स्ट पॉइंट पर कहां डिफरेंस मिलता है कंपैरिजन करने पर, जैसे 2 2 3 3 5 5 6 6, कहीं डिफरेंस मिला ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट पर ये आरएफपीडी अप्लाई नहीं हो पाया, मतलब हमको पॉइंट पर डिफरेंस मिला ही नहीं, कोई पॉइंट ऐसा मिला ही नहीं जहां डिफरेंस हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करेंगे कि अल्फाबेटिकल किधर से सुपीरियर होता है ये। तो देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, एक केवल इथाइल ये है ई ये। तो अब हमारा कोशिश होगा कि ये आरएफपीडी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर लगा दें। अब देखिए इधर से अब हम ये सोचेंगे कि इथाइल को कम से कम नंबर मिले। तो आप देख सकते हैं कि इधर से ये तीसरा पोजीशन पर है इथाइल, इस मतलब इस साइड से, और यदि इधर से करते तो 1 2 3 4 5, उधर से करते तो पांचवा पोजीशन पर, इधर से करते तो तीसरा पोजीशन पर, यानी अल्फाबेटिकल ये सुपीरियर हुआ। लेकिन ध्यान रहे अल्फाबेटिकल हम तब अप्लाई करेंगे, आरएफपीडी अल्फाबेट पर हम तब अप्लाई करेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हमको ये डिसाइड नहीं करके बता रहा हो कि कहां पॉइंट का डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट पर कहां डिफरेंस है, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जो सबसे नजदीक है, इसका कुछ डिसीजन नहीं हो पाए तब। तो ऐसी स्थिति में इधर से करेंगे तो इथाइल का तीसरा पोजीशन मिलेगा, उधर से करेंगे तो पांचवा मिलेगा, यानी ये तरीका सही है, इसलिए यही नंबरिंग का सही तरीका होगा। इस तरह से अब हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिर पेरेंट चेन का नाम। तो अब नाम कैसे लिखें, पहले हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर होगा उसको लिखेंगे। तो तीसरा पर इथाइल है तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल। गौर कीजिए 3 बार मिथाइल आया, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, चूंकि एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम मिथाइल कहते हैं, तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 बार मिथाइल आया तो उसको हम ट्राई मिथाइल कहेंगे। लेकिन वो ट्राई मिथाइल में पेरेंट चेन में उसका पोजीशन क्या है, ये बहुत जरूरी है उसको कंसीडर करना यहां नाम में, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ कहां है। तो आप देखिए दूसरा पर एक मिथाइल, दूसरा पर, पांचवा पर एक मिथाइल, यानी 2 5 और 6 पोजीशन पर एक मिथाइल 6, तो इसमें 2 5 6 3 बार पोजीशन आया, 3 अलग अलग मिथाइल का 3 अलग अलग पोजीशन आया। अब हम इसमें लिखेंगे ट्राई, ट्राई का मतलब 3 बार मिथाइल आया तो मिथाइल। अब आप देख सकते हैं कि सारे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखा जा चुका है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके सही तरीके से लिखा जा चुका है। 7 कार्बन का एक बार फिर से पेरेंट चेन है, तो 7 कार्बन के लिए इसका बेस नेम हो जाएगा हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन के लिए अल्क को हम लोग हेप्ट कहते हैं। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 5 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। इस एग्जाम्पल को जरूर समझिए, ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल था और इसमें जितनी भी बातें बताई गई उसको आप थोड़ा ढंग से समझ लो, नहीं तो आपको परेशानी होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें भी कुछ नया बात सीखेंगे हम लोग। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, यदि आपको ये सारा क्लास चाहते हैं कि आप ढंग से समझ में आए, तो सबसे पहले पीछे वाले सभी क्लास लेक्चर 1 से लेके अभी तक का जो भी लेक्चर है एक सीक्वेंस में वीडियो जा रहा है, आप उस हर एक वीडियो को एक सीक्वेंस में देखिए, पढ़िए, समझिए, जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसको खुद से बनाइए तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। दूसरी बात, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में यदि आप एल्केन का नोमेनक्लेचर सीख गए तो आप यकीन मानिए आपको नोमेनक्लेचर सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी नई नई बातें हैं, अटपटा जैसा जो भी बात आपको मिलेगा वो एल्केन में ही मिलेगा। इसीलिए ध्यान से देखिए, बढ़िया से सीखिए, कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको तुरंत वहीं पर सॉल्व किया जाएगा। अब फिर से एक नया एग्जाम्पल आप देख लो, इसमें क्या करना क्या नया है ये आपको मैं दिखाता हूं। कुछ ऐसा है, अब देखिए ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा अटपटा दिखेगा और अभी तक आपको ये अटपटा नहीं दिख रहा होगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये अटपटा है। देखिए कैसे, आप पेरेंट चेन लोगे तो यहां से लेके यहां तक ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार नीचे उतर के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर आए तो 7, नीचे आए तो 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से इधर आए तो 6,
1 2 3 4 5 6 मतलब हर हाल में लॉन्गेस्ट चेन आपको यही मिलेगा। तो आपको पेरेंट चेन यही लेना पड़ेगा, यही और केवल यही सही है। अब केवल इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और यह सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा है। अब देखिए इसमें नया क्या है, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। उधर से करेंगे तो भी फोर्थ पोजीशन मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, इधर से करेंगे तो भी फोर्थ पोजीशन मिलेगा। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल 7 कार्बन का पेरेंट चेन आपको मिला और ये सब्स्टिट्यूएंट मिला। गौर कीजिए आप, यदि एक कार्बन का ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता ना तो इसका नाम मिथाइल होता। यदि ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का ऐसा होता तो इसका नाम इथाइल होता। यदि ये 3 कार्बन का इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसका नाम प्रोपाइल होता। लेकिन आप गौर कीजिए, ये सब्स्टिट्यूएंट देखो 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कुछ अंतर है। इसको आप प्रोपाइल कह सकते हैं, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, आप इसको प्रोपाइल कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इसको प्रोपाइल नहीं कह सकते। ये प्रोपाइल नहीं है। प्रोपाइल तो नॉर्मल प्रोपाइल ऐसा होता है, ये होता है प्रोपाइल। आप इसको प्रोपाइल नहीं कह सकते हैं। एक्चुअल में यही चीज यहां पर है, ये प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल नहीं है। अब पीछे के किसी वीडियो में आप चेक कीजिएगा, इसी का नाम ना आइसोप्रोपाइल बताया गया है, आइसोप्रोपाइल। तो हम आपको इसको 2 तरीके से बताते हैं। एक कंप्लीट आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम कैसे लिखा जाता है आप उसको समझ लीजिए, इसको बोलते क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले जानिए कि इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे क्यों बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट? यहां पर 3 कार्बन जो है, उस 3 कार्बन का ऐसा है ना कि ये 3 कार्बन एक चेन में नहीं है। एक्चुअल में पेरेंट चेन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और इस कार्बन से इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम अलग तरीके से लिखाता है। चलिए इसका नाम कैसे लिखाता है ये हम आपको सिखाते हैं। ऐसे नाम को लिखने के लिए हमको एक सेकेंडरी पेरेंट चेन लेना पड़ता है, सेकेंडरी पेरेंट चेन लेना पड़ता है। और ये पेरेंट चेन हर हाल में स्टार्ट होता है उस कार्बन से जो कार्बन मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ होता है। तो हम पेरेंट चेन यहां से लेंगे और यहां से पेरेंट चेन, एक एंड हमेशा मेरा यही होगा जहां से वो मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, और इस चेन को आगे उस डायरेक्शन में बढ़ाना है जिधर वो चेन लंबा से लंबा लॉन्गेस्ट हो। तो इधर जाएंगे तो 2 कार्बन और इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, तो इधर भी जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर भी जाएंगे तो 2 कार्बन। तो कहीं भी चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मन में यदि आएगा कि इधर से चलते हुए इधर भी चले जाते हैं तो बाबू फिर ये इंड नहीं रहेगा, हर हाल में एक इंड यही बनना है। तो ऐसी स्थिति में इसका ये एक कार्बन बच जाता है, जिसको हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और इसीलिए इस सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका सेकेंडरी नंबरिंग करना पड़ता है बाबू। सेकेंडरी नंबरिंग करोगे तो आपको नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन फर्स्ट कार्बन, यानी यहां से इस जगह से ही आपको नंबरिंग करना है, हर हाल में यहीं से, जहां से आप पेरेंट चेन, सेकेंडरी पेरेंट चेन शुरू किए वहीं से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। इसको 1 और आगे 2। तो एक कार्बन है ये, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। तो ये हो गया मिथ। ये किस पोजीशन पर है, सेकेंडरी चेन के किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 मिथ। सेकेंडरी चेन कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग इथ। और चूंकि यह भी एक सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए इसके अंत में हम लोग लगाते हैं YL, यानी इस सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। और आप जान लीजिए जब भी आप सेकेंडरी पेरेंट चेन लेंगे तो आईयूपीएसी सिस्टम में उसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस तरह से, इस तरह से। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर स्मॉल ब्रैकेट का यूज क्यों किया जाता है, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो पहले हम आपको इसका टोटल पूरा नाम बता देते हैं, फिर हम आपको वो बात बता देंगे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था। तो इसी का नाम 1 मिथाइल इथाइल है, या फिर इसी को आप आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका नाम लिखते हैं। बाबू इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मेन चेन में क्या है? 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4, ब्रैकेट दीजिए जो लिखा हुआ है, नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, तो ये नाम हो गया। या फिर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, तो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो जाएगा। आप ये दोनों नाम इसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखने का क्या जरूरत है। आप देखिए ये जो 1 पोजीशन है, ये 1 हम कैसे समझें कि ये जो 1 है ये 1 है या ये 1 है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन नंबर से इंडिकेट होता है, जो भी नंबर होगा वह हमेशा सेकेंडरी पेरेंट चेन का होता है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यदि ये एक है लिखा हुआ, तो ये अपने आप बता देता है कि यह एक सेकेंडरी वाला एक है। और आप एक देख सकते हैं इस 1 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल, जिसका अब देखिए ये जो 1 है इस 1 से अलग है। ये 1 यही 1 है, ये हम इसलिए समझेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमने जो ये 1 कहा है वो प्राइमरी चेन का 1 है या फिर सेकेंडरी चेन का 1 है। इसलिए इस तरह का काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसका नाम आप नोट कीजिए। इस तरह का 2-3 एग्जाम्पल जब आप देखिएगा तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर आगे का जो एग्जाम्पल कराएंगे उसको हम देखेंगे।